हे भगवान, गॉडडैम समाचार। एक रूसी राजनेता ने अभी मॉस्को में सबसे खतरनाक काम किया है। उसने सच बोल दिया। संसद के सामने खड़े होकर उस राजनेता ने कहा कि रूस यूक्रेन में जीत नहीं सकता और वह रणनीतिक वापसी जिसके बारे में पुतिन बार बार बात करते हैं, असल में कीव में एक अपमानजनक हार थी। खुलकर बोलने पर उस राजनेता को सेना की छवि बिगाड़ने के आरोप में जेल का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जो संदेश वह पहुंचाने की कोशिश कर रहा था वह पहले ही बाहर आ चुका है और पुतिन घबरा रहे हैं। यह स्थिति इसलिए भी अहम है क्योंकि यह राजनेता यूक्रेन या पश्चिम समर्थक नहीं है। वह युद्ध विरोधी नहीं है, बल्कि यूक्रेन और जेलेंस्की से नफरत करता है। फिर भी नफरत के बावजूद वह देखता है कि गणित काम नहीं कर रहा। रूस के पास यूक्रेन में जीतने की क्षमता नहीं है। उसने यही सार्वजनिक रूप से कहा। सुनिए, तुरंत यूक्रेन में युद्ध रोकिए। यूक्रेन में युद्ध तुरंत रोकने के लिए डिप्टीज को राष्ट्रपति पुतिन के साथ जिम्मेदारी साझा करनी चाहिए। एसएमओ की असफलता के लिए, खासकर 4 सालों में घोषित लक्ष्यों को हासिल न कर पाने के लिए, जिसमें जेलेंस्की की गैर नाजी सरकार को गिराने में असफलता भी शामिल है, एसएमओ को असफल क्यों कहा जाए? युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। आप आपत्ति कर सकते हैं क्योंकि हमारा मानना है कि आज एसएमओ के लक्ष्य हासिल नहीं हुए हैं और सिद्धांत रूप में वे निम्नलिखित कारणों की वजह से हासिल नहीं किए जा सकते। हमारा मानना है कि 2022 की गर्मियों से हम यूक्रेन को हरा नहीं पाए हैं और कीव में राडा भवन पर विजय का झंडा नहीं फहरा पाए हैं। मई 2022 से हम यूक्रेन नहीं बल्कि नाटो देशों के गठबंधन से लड़ रहे हैं। 80 से ज्यादा देश और संगठन रूस के खिलाफ यूक्रेन का समर्थन कर रहे हैं। हमारा समर्थन करने वाले देशों की गिनती की जा सकती है एक हाथ की उंगलियों पर। मुझे लगता है आप सभी उन्हें अच्छी तरह जानते हैं। अब मुझे लगता है कि आप सभी जान चुके हैं। यह उनके बयान का सिर्फ एक हिस्सा था, लेकिन बाकी सुनने से पहले मुझे इसे समझाने दीजिए। यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए, जब ग्रेगरी यूरेमियेव ने कहा रूस विजय का झंडा नहीं उठा सका, तो वह केवल तथ्य नहीं बता रहे थे, बल्कि पुतिन के आधिकारिक बयान का भी विरोध कर रहे थे। देखिए, पुतिन ने पिछले कुछ साल इसी बात पर जोर देते हुए बिताए हैं कि रूस ने 2022 में कीव की लड़ाई नहीं हारी थी। पुतिन के अनुसार रूसी सेनाओं का कभी राजधानी पर कब्जा करने का इरादा ही नहीं था। उन्होंने खुद तय कर पीछे हटने का फैसला किया क्योंकि उन्हें सिर्फ पूर्वी यूक्रेन चाहिए था। यह झूठ है और यहाँ पुतिन खुद इसे कहते दिख रहे हैं। कुछ यूरोपीय नेताओं ने मुझे फोन पर बताया कि यूक्रेन शांति समझौते पर हस्ताक्षर नहीं कर सकता। मेरे एक सहयोगी ने मुझसे कहा था, जिसका मैंने नाम लेकर जिक्र भी किया, कि हमें कीव से सेना वापस बुलानी होगी। सिद्धांत रूप में हमें समझ आ गया था कि वे हमें बेवकूफ बना सकते हैं। यह दशकों से हो रहा था। वे कुछ और करते थे और कुछ और कहते थे, लेकिन खून खराबा या युद्ध रोकने के लिए हमने सहमति जताई और मार्च के अंत में हमने कीव के आसपास के इलाकों से अपनी सेना हटाना शुरू कर दिया। 4 अप्रैल तक हमने वापसी प्रक्रिया पूरी कर ली थी। कुछ सैनिक बेलारूस चले गए और कुछ सीधे रूसी क्षेत्र में वापस चले गए। यही है उस स्वयंसेवी वापसी की सच्चाई जिसके बारे में पुतिन कह रहे हैं। ये रूसी टैंक थे जो कीव के बाहर बस पुतिन के आदेश का इंतजार कर रहे थे। वे अपनी जगह नहीं बदल रहे थे। उन्हें नष्ट कर कीचड़ में छोड़ दिया गया क्योंकि रूसी सेना हार गई थी। पुतिन इसे एक रणनीतिक फैसला कहते हैं, बाकी दुनिया इसे हार कहती है। शायद ये कोई रूसी भाषा है, उनके पास हार के लिए कोई अलग शब्द है, शायद। और अब एक रूसी राजनेता इसे सार्वजनिक रूप से जैसा है वैसा ही बता रहा है। सोचिए, वो यही नहीं रुका और पुतिन द्वारा रूसी जनता से कहे हर झूठ को उजागर कर दिया। और यह एक क्लिप है जिसे पुतिन नहीं चाहता कि ज्यादा लोग देखें। इसी वजह से रूसी बॉट्स सोशल मीडिया पर हर जगह हैं। वे इस बारे में बात करने वाले किसी भी वीडियो को डाउन वोट कर रहे हैं और उसे दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप लोग 1 सेकंड निकालकर नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा दें तो यह एल्गोरिदम में हमारी बहुत मदद करेगा। और अब चलिए बयान के बाकी हिस्से को देखते हैं। दूसरा, कोई भी युद्ध युद्ध ही होता है यूक्रेन। दूसरी बात, कोई भी युद्ध अर्थव्यवस्थाओं का युद्ध होता है। रूस की अर्थव्यवस्था वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 2% है,
जबकि नाटो देशों का 50% से अधिक, इसलिए रूस उन्हें आर्थिक रूप से नहीं हरा सकता। क्या यूक्रेन रूस को हरा सकता है? हमारी राय में ऐसा नहीं कि यूक्रेन के सैनिक कमजोर हैं और हमारे सभी सैनिक हीरो हैं, बल्कि नाटो और अमेरिका भी पारंपरिक, हाइब्रिड और तर्कहीन युद्ध में रूस को हरा नहीं सकते। अगर रूस को पारंपरिक युद्ध में हार का डर होगा तो वह इसे परमाणु युद्ध बना सकता है। यह व्लादिमीर व्लादिमीरोविच पुतिन कई बार कह चुके हैं। जैसा कि अच्छी तरह से जाना जाता है, परमाणु युद्ध में कोई विजेता नहीं होता। यूएस नाटो रूस को नहीं हरा सकता और रूस नाटो को नहीं हरा सकता। एसएमओ का जारी रहना मानव जीवन और किस्मतों की पिसाई में बदल जाता है। साथ ही वित्तीय संसाधनों और भौतिक संपत्तियों का अव्यवहारिक खर्च भी होता है। युद्ध के लंबे खिंचाव से संघर्ष में शामिल लोगों और पूरे राष्ट्र की नैतिकता कमजोर हो जाती है। जब रोज प्रचार, मौत और नागरिकों की हत्या आम हो जाए तो यह नैतिक मूल्यों को कमजोर कर कानूनी अराजकता लाता है। मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं जरूरी हिस्सा पूरा कर लूंगा। आप बाद में खुद जान सकते हैं। धन्यवाद। अच्छा ठीक है ग्रिगोरी निकोलाएविच, धन्यवाद। विशेष रुकावट। फिर से यह बताना जरूरी है कि यह आदमी आक्रमण को गलत कहने के लिए कोई नैतिक तर्क नहीं दे रहा है, बल्कि वह एक व्यावहारिक तर्क दे रहा है। वह कहता है कि अर्थव्यवस्था इसे नहीं झेल सकती, हताहत असहनीय है और रूस जीत नहीं सकता। और ध्यान दें, यह वही व्यक्ति है जो यूक्रेन की लोकतांत्रिक सरकार को नवनाजी कहता है। वह यूक्रेन और वहां के लोगों से नफरत करता है, लेकिन यह नफरत उसके द्वारा दिए गए गणित को नहीं बदल सकती। हर महीने हालत और खराब हो रही है। पुतिन युद्ध बढ़ाते हैं तो रूस का खून बहता है। 2025 में रूसी तेल आय 2024 की तुलना में लगभग 20% और गिर गई, जबकि वह पहले से ही मुश्किल में था। इसका एक कारण वैश्विक कीमतों में गिरावट है, लेकिन इससे भी बड़ा कारण है वह छूट जो रूस को 2025 में अपना तेल बेचने के लिए देनी पड़ रही है। यह छूट बढ़कर प्रति बैरल $24 से भी ज्यादा हो गई। यह लगभग दोगुना है जो रूस ने युद्ध के पिछले 2 वर्षों में पेश किया था। सोचिए, रूस खरीदारों को तेल लेने के लिए पैसे दे रहा है, फिर भी कुछ ही देश इससे ले रहे हैं। इस रफ्तार से रूसी तेल निकालना और बेचना जल्द ही घाटे का सौदा बन जाएगा, और वही तेल रूसी सरकार के बजट का एक बड़ा हिस्सा है। कम तेल राजस्व से सेना, घरेलू कार्यक्रमों व युद्ध मशीन के लिए कम पैसा मिलता है। प्रतिबंध सिर्फ रूस को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, बल्कि उसे धीरे धीरे घुटन भी दे रहे हैं। लेकिन आर्थिक नुकसान तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। असली समस्या इससे भी गहरी है। रूस कूटनीतिक और आर्थिक रूप से अलग थलग पड़ गया है। इस अलगाव की एक कीमत है। जैसा कि ग्रेगरी ने अपनी स्पीच में कहा था, आप रूस के असली सहयोगियों को एक हाथ की उंगलियों पर गिन सकते हैं, जिनमें सबसे बड़ा चीन है। लेकिन सहयोगी शब्द चीन जो रूस के साथ कर रहा है उसके लिए सही नहीं है। रूस मूल रूप से एक चीनी अधीन राज्य बन गया है। वे व्यापार, तकनीक और कूटनीतिक समर्थन के लिए बीजिंग पर निर्भर हैं। इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। यहाँ सारा पेन इसे मुझसे बेहतर समझा रही हैं। सुनिए। चीन की हालत खराब और उनके पास जल्दी बाहर निकलने का तरीका नहीं है। रूस के लिए यह बेहतरीन मौका था। सोवियत संघ के विघटन के बाद समय मुश्किल था, लेकिन 2000 के आसपास तेल की कीमतें बढ़ने से अच्छा मौका मिला। वह मौका था कि कानूनी व्यवस्था को साफ किया जाए ताकि छोटे व्यवसायों के लिए पैसे कमाना और अपने पैसे रखना आसान हो सके और उन्हें किसी सुरक्षा की जरूरत न पड़े। कोई उनका पैसा लेने की कोशिश कर रहा है और सड़क व्यवस्था सुधारना। और इसके बजाय पुतिन युद्ध के सहारे सत्ता में आए। जब वह दूसरी चेचन युद्ध के दौरान सत्ता में आए, चेचन्या को अपने पास रखने के लिए उसे पूरी तरह तबाह कर दिया। मुझे नहीं पता, समझ रही हो। और फिर उन्होंने 2008 का युद्ध किया ताकि जॉर्जिया से ओसेटिया और अबखाजिया को ले सकें। और ये चीज़ें रूस में लोकप्रिय हैं और तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, तो रूसी लोगों के साथ बांटने के लिए पैसा है। जीवन स्तर भी ऊपर जा रहा है। फिर तेल की कीमतें तेजी से गिरती हैं और एक और चरम पर पहुंचती हैं। शायद ये 240 के दशक की बात है। रूस इस युद्ध में खुद को महाशक्ति मानकर गया था,
3 साल बाद वे चीन के जूनियर पार्टनर बन गए, सस्ता तेल बेच रहे हैं और चीनी इलेक्ट्रॉनिक्स खरीद रहे हैं क्योंकि अब खुद नहीं बना सकते। पुतिन सोवियत साम्राज्य पुनर्स्थापित करना चाहते थे, लेकिन रूस बीजिंग का पेट्रोल पंप बन गया। जो नेता यह खुलकर बोला, उसके साथ क्या हुआ? ठीक वही हुआ। ग्रेगरी गिरफ्तार हुए और सेना को बदनाम करने का आरोप लगा। यह मूल रूप से एक ऐसी ही कानून है जिसका इस्तेमाल पुतिन उन सभी को चुप कराने के लिए करते हैं जो युद्ध के बारे में सच बोलते हैं। कुछ महीने पहले उस लड़की को, जो युद्ध का विरोध कर गाना गा रही थी, गिरफ्तार कर इसी आरोप में फंसाया गया था। असल में रूस में अगर आप इसे विशेष सैन्य अभियान की जगह युद्ध कह दें तो भी आप पर यही आरोप लग सकता है। रूस के हारने की बात कहना भी अपराध है। खैर, ये तो सेना की छवि खराब करना हुआ, और अगर आप सही हताहतों की संख्या बताते हैं तो भी यही हाल है, सीधा गुलाग भेज दिया जाएगा। लेकिन ग्रेगरी के लिए उनकी कोर्ट डेट 9 फरवरी को तय की गई है, जो अब से सिर्फ 1 हफ्ते से थोड़ा ज्यादा दूर है, और उन्हें सार्वजनिक पद से प्रतिबंध, जेल की सजा और भारी जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। अधिकांश रूसी राजनेताओं के लिए बात साफ है, चुप रहो, वो मत बोलो जो सब जानते हैं, मत बताओ कि सम्राट के पास कपड़े नहीं हैं। यही बात है। पुतिन राजनेता को गिरफ्तार कर सकते हैं, पर सच को नहीं, क्योंकि ग्रेगरी अकेले ये नहीं कह रहे हैं। रूस में कई लोग वही बात कह रहे हैं, बस उनकी भाषा अधिक कूटनीतिक है। यहां तक कि युद्ध के समर्थक रूसी प्रचारक, जो पिछले 3 सालों से इस हमले का समर्थन कर रहे थे, अब वही कह रहे हैं। रूस को इसे खत्म करना चाहिए और जल्दी खत्म करना चाहिए। सुनिए, हमें युद्ध रोकना चाहिए। हमें एसएमओ जल्द से जल्द खत्म करना चाहिए। जीत कैसी होगी पता नहीं, लेकिन सभी संतुष्ट होने चाहिए। बिल्कुल असंतुष्ट लोग होंगे, देशभक्त लोग चेतावनी देंगे, लेकिन वह मुख्य समूह जो फैसले लेता है और जो एसएमओ में शामिल थे और हैं, जिन्होंने लड़ाई लड़ी, जिनके रिश्तेदार लड़ रहे हैं, जिन्होंने मोर्चे की मदद की, उन्हें जीत से संतुष्ट होना चाहिए। एक वस्तुनिष्ठ वास्तविकता हमारी इच्छाएं और कुछ लिखित कानूनी मानदंड हैं। कभी कभी ये मेल नहीं खाते और फिर कुछ होता है और सब कुछ अपनी जगह पर आ जाता है और व्यवस्थित हो जाता है। यूक्रेन अपने वर्तमान रूप में नहीं रहेगा, उसे बांटकर विघटित किया जाएगा। तो फिर हमारे लड़कों या यूक्रेनी लड़कों की जान क्यों जाए जब वो चीज खुद लौट आएगी? इस बात के लिए कि वो हमारे पास वापस आ जाएगी। हमारे पास रूसी सीईओ, उद्यमी और अर्थशास्त्री भी हैं। यह बताते हुए कि रूस की चीन के साथ असीमित साझेदारी वास्तव में कोई साझेदारी है ही नहीं। असल में वे यहाँ तक कहते हैं कि रूस को चीन की जरूरत है, लेकिन चीन को रूस की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और इसी वजह से रूस अंदर से खोखला होता जा रहा है। सुनिए, युद्ध शुरू होने पर एसएमओ के बाद चीन रूस का मुख्य आर्थिक साझेदार बना। एक लेख में बताया गया था कि हम और पड़ोसी देश एक ही निर्माताओं से ड्रोन के पुर्जे खरीदते हैं। पड़ोसी देश ड्रोन पुर्जे हम अलग अलग निर्माताओं से खरीदते हैं। यही सच है। क्षेत्र में काम करने वाले जानते हैं। लो, वे दोस्ती का दिखावा कर रहे हैं। मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं तो ड्रोन की भी बात नहीं कर रहा हूं। कैपिटल इकोनॉमिक्स के चीन और उभरते बाजार विशेषज्ञ कहते हैं यह सहयोग निवेशों को गहरा कर रहा है, लेकिन हम निवेशों की बात भी नहीं करते। यह सिर्फ काल्पनिक वित्तीय सहयोग है। कहते हैं वे ऋण नहीं देते, उनके बारे में सपना देखना भी व्यर्थ है। आखिरकार यह चीन की रूसी सामानों की अपेक्षाकृत कम मांग से सीमित है। ऊपर से इन सामानों पर पश्चिमी प्रतिबंध भी लगे हैं। इससे आपको मुश्किल में डाला जा सकता है। हमारे लिए पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना हमारे निर्यात का एकमात्र खरीदार और आपूर्तिकर्ता है। खैर, हम फिर भी समय समय पर कुछ न कुछ खरीदने में कामयाब हो जाते हैं। कभी मशीनें, कभी उपकरण, कभी पुर्जे, हवाई जहाज के पार्ट्स। ज्यादातर हमें ये अच्छी तरह मिल जाते थे, कम से कम पहले तो मिलते थे। मुझे नहीं पता, लेकिन पिछले 6 महीनों में बदलाव हुए हैं। रूस चीन की ये कथित असीमित दोस्ती किसी भी प्रभाव से खत्म हो सकती है और इसमें पहले ही गिरावट है। अब हम क्या करेंगे? हमारे पिछले साझेदार यूरोपीय संघ ने अपना बाजार हमारे लिए बंद कर दिया है। अगर हम मान लें कि अब कोई शांति समझौता होगा, तो मुझे लगता है कि प्रतिबंध हटा लिए जाएंगे।
अगर अमेरिका उन्हें हटा देता है तो यूरोपीय देशों को भी ऐसा ही करना पड़ेगा। लेकिन वहां का बाजार पहले ही अन्य आपूर्तिकर्ताओं के पास है, यानी रूस को चीन चाहिए, पर चीन को रूस की जरूरत नहीं। हमें उनकी जरूरत नहीं है। पुतिन ने ऐसा सिस्टम बना लिया है जहां सच बोलना जुर्म है, पर सच रूसी कानून की परवाह नहीं करता। पुतिन लोगों को गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन हकीकत को नहीं, जो जल्दी उनके पास आएगी। मेरा नाम सैम है, आपसे अगली वीडियो में मिलूंगा। ऐसी वीडियो की समस्या है जिसमें कई ड्रोन हमले दिखाए जाते हैं, भले ही कोई इंसान या रूसी सैनिक घायल ना हो। YouTube अक्सर हमारी वीडियो डिमोनेटाइज या प्रतिबंधित कर देता है। पिछले हफ्ते हमारी 4 युद्ध संबंधी वीडियो डिमोनेटाइज हुई थी। ड्रोन या फ्रंट लाइन फुटेज दिखाना विज्ञापनदाताओं के लिए ठीक नहीं, इसलिए वीडियो पर रोक लगती है। यह आधुनिक युद्ध की सच्चाई है जिसे यूक्रेनवासी लड़ रहे हैं और जीवित रहने की कोशिश कर रहे हैं। हमें लगा इन सबको कवर करना जरूरी है, इसलिए हमने अपना प्लेटफॉर्म बिजनेस बेसिक्स लॉन्च किया, जिसे शुरू से खुद बनाया है और इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। हमें अपने ड्रोन स्ट्राइक को ब्लर नहीं करना पड़ता, हमें फ्रंटलाइन फुटेज को ब्लर नहीं करना पड़ता, और हमें रूसी एयरबेस के तबाह होने को भी ब्लर नहीं करना पड़ता। इसके अलावा हम अपनी साइट पर कोई विज्ञापन भी नहीं चलाते। हम साइट को आपके समर्थन से फंड करते हैं, इसलिए हमें सिर्फ विज्ञापनदाताओं के असंतोष के कारण खुद को सेंसर नहीं करना पड़ता। तो अगर आप ऐसे कवरेज में रुचि रखते हैं और हमारे वीडियो बिना सेंसर किए देखना चाहते हैं, साथ ही वो बोनस कंटेंट भी पाना चाहते हैं जिसे हम यहाँ YouTube पर अपलोड नहीं कर सकते, तो जरूर basicsinsider.com पर हमसे जुड़ें। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं या अपनी स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। जुड़ने के बाद आप वह सारा कंटेंट देख सकते हैं जो हमने पहले ही अपलोड किया है, और वे सभी वीडियो भी जो हम भविष्य में अपलोड करेंगे। इसके अलावा आप हमारे कवरेज और हमारे चैनल को सपोर्ट भी करेंगे, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम सैम है और मैं आप सबसे अगले वीडियो में मिलूंगा।